बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भेद असरार से भरा एक हैरत अंगेज नावल। हाजी इलियास जैसे फरिश्ता सिफ्त लोग बहुत कम होते हैं। कारोबारी आदमी थे, अच्छे खानदान और अच्छी हैसियत के मालिक। कामरान को उन्होंने इस तरह अपने परों की छांव में ले लिया था कि किसी तरह की हवा नहीं लगने दे रहे थे। सारी सूरत हाल इनके इल्म में आ गई थी। बस वो कामरान से यही कहते थे कि बेटा नमाज पढ़ो, अल्लाह से अपने लिए सब्र मांगो। फैसले करने वाली ज़ात उसी की है और उसी के किए हुए फैसले हर तरह से मुकद्दस और मोहतरम होते हैं। तुम देख लेना कि वक्त क्या कहेगा। और वक्त ने जो कुछ कहना और वक्त ने जो कुछ कहा वो कामरान के इल्म में भी आ गया। इसके बहनोई को नाजिया के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था और इस पर मुकदमा कायम हो गया। कामरान को भी इस सिलसिले में खासी भागदौड़ करनी पड़ी थी। इसे बहनोई के खिलाफ तमाम तफसीली बयानात दिए थे। नतीजा ये हुआ कि इसके बहनोई को सजाए मौत हो गई। हर तरह से सुलह की कोशिश की गई, लेकिन कामरान ने अपनी बहन का सौदा करना कबूल नहीं किया। और फिर जब तक इसने अपनी आंखों से अपने बहनोई को, अपनी बहन के कातिल को तख्ते-ए-दार पर लटके हुए ना देख लिया, उसे सकून हासिल ना हुआ। लेकिन सकून तो इसके बाद भी उसे हासिल नहीं हुआ। एक अजीब सी बेजारी इस पर मुसल्लत थी। तब हाजी इलियास ने कहा, कामरान, अगर तुम मुनासिब समझो तो ये शहर छोड़ दो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ तुम्हें मुलाजमत का भी बंदोबस्त हो जाएगा और ज़िंदगी गुजारने के रास्ते भी मिल जाएंगे। कामरान की आंखें आंसुओं में तर हो गईं। क्या ज़िंदगी है मेरी हाजी साहब? आप यकीन करें कि ये बात पहले मुझ पर वाज़ेह नहीं हुई थी कि हर इंसान को जीने के लिए दरकार होता है, कोई ना कोई मकसद होता है ज़िंदगी का। और जो लोग बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं वो असल में बेकार होते हैं। इन्हें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। बेटे, मजहबी तालीमात इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। मजहबी किताबों का मुताला करो। अल्लाह ताला इनमें बताता है कि तुम्हारी ज़िंदगी के लिए क्या मुनासिब है और क्या गैर मुनासिब। ये सवाल जो तुम्हारे जहन में पैदा होते हैं, इनके जवाब तुम्हें मजहब के मुताले से ही मिलेंगे। हाजी साहब ने खुद ही इसे ऐसी किताबें फराहम की और इसकी ज़िंदगी एतदाल पर आती चली गई। यहाँ तक कि वो अपने माहौल, अपने हाल और अपने मुस्तकबिल से मुतमईन हो गया। जब सारे अमल ज़ाते बारी की तरफ से होते हैं तो फिर इंसान खुद अपने रास्ते कैसे मुतय्यन करे। हाजी साहब ने जब इसे पुरसकून पाया तो उन्होंने इसे तफसील से बताते हुए कहा, कर्नल गुल नवाज मेरे खालाजाद भाई भी हैं और मेरे गहरे दोस्त भी। हमारे और इनके रास्ते बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो एक फ़ौजी और मैं एक कारोबारी, लेकिन हमारे दरमियान बड़ा प्यार था। अब रिटायर हो गए हैं, मगर फितरत वही फ़ौजियों की है। जाहिर है एक फ़ौजी कभी अपनी फितरत को नहीं बदल सकता। तुम इनके पास चले जाओ, मैं उनसे बात किए लेता हूँ। लेकिन मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा हाजी साहब? फ़ौज से रिटायर होने के बाद ज़िंदगी गुजारने के लिए मशागिल दरकार थे। वैसे भी बाल बच्चों वाले हैं। शाहनवाज इनका बेटा है। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई है उन्होंने, जहाँ फ़ौज के लिए वर्दियाँ तैयार की जाती हैं और बहुत से फ़ौजी ज़रूरियात के काम होते हैं। वो फैक्ट्री इनका बेटा चला रहा है। बस वो कहीं ना कहीं तुमको उसमें दाखिल कर देंगे। ज़बरदस्ती हाजी साहब? कामरान ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है मुझे कौन सी जगह दिलवाई जाएगी? बेटा, बात असल में ये है कि हम पुराने लोग जो हैं ना, वो रिश्तों की बड़ी कदर करते हैं। नई नस्ल की बात तुम छोड़ दो, नई नस्ल तो रिश्ते मानती ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बेटे रिश्तों की इकदार बड़ी मजबूत और मुस्तहकम हुआ करती हैं और हम अब भी इस इस्तेहकाम के साथ चल रहे हैं। तुम जाओ तो सही, मैं इत्तला किए देता हूँ। कामरान तैयार हो गया था। वैसे भी ये शहर यादों का शहर था और यादों के इस शहर को वो छोड़ना चाहता था। चुनाचा बजरिया ट्रेन चल पड़ा। हाजी साहब ने कहा था कि वहाँ इसकी पजीराई होगी। सारा पता समझा दिया था। शाहनवाज के बारे में भी बता दिया था और इस घर के थोड़े बहुत हालात भी। कामरान जब रेलवे स्टेशन पर उतरा तो एक खूबसूरत से नौजवान ने, जो बुलंदो बारह कदो कामत का मालिक था, आगे बढ़कर इसका इस्तकबाल करते हुए कहा, खूबसूरत, बुलंदो बाला कद, सफ़ेद दूधिया चेहरा, बड़ी बड़ी दिलकश आंखें, खुश लिबास, खुश कामत, ऐसे ही किसी शख्स का नाम कामरान हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी की कामरानियाँ ऐसे ही लोगों को हासिल होती हैं। तो जनाब कामरान साहब, आपके अलावा कोई कामरान हो ही नहीं सकता और मेरे अलावा कोई शाहनवाज भी नहीं हो सकता। मुझसे हाथ नहीं मिलाइएगा, बल्कि गले मिलिए। माफ़ी चाहता हूँ, असल में खूबसूरती का परस्तार हूँ। हाजी इलियास साहब ने, यानी मेरे ताए जान ने,
मुझे ख़ास तौर से हिदायत की थी कि आपको लेने के लिए स्टेशन आऊँ और आपसे प्यार और मोहब्बत का इज़हार भी करूँ। लेकिन आप यकीन करें कि ये इनकी सिफ़ारिश नहीं चल रही, बल्कि मेरी ज़ाती पसंद चल रही है। आइए दोस्त बन जाइए। कामरान ने हैरत और अचंभे से इस हसीन नौजवान को देखा। कहाँ होता है इस दौर में ये सब कुछ? ये तो सिर्फ़ अजनबी और किताबी बातें हैं। लेकिन बहरहाल किताब सबसे बड़ी हकीकत होती है। जो कुछ उसमें लिखा होता है, इसका वजूद होता है। अगर इसका वजूद ना होता तो ये एहसास किसी के दिमाग तक ना पहुँचे। बहरहाल एक अजीबो-गरीब माहौल, एक अजीबो-गरीब ज़िंदगी गुज़ारेगी और माज़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ। कामरान के गमों का मदावा करने के लिए हाजी इलियास साहब ने कुछ ऐसे नफ्सियाती गुर इस्तेमाल किए थे कि कामरान पहले ही काफ़ी हद तक दुरुस्त हो गया था। लेकिन अब नए-नए किरदार मिल रहे थे। ये नौजवान लड़का, जिसका नाम शाहनवाज़ था, बेमिसाल शख्सियत का मालिक था। आला दर्जे की एक कार में सफ़र करते हुए उसने इतने मराहिल तय कर लिए कि जब कार इस आलीशान कोठी में दाखिल हुई, तो बात आप से तुम तक आ गई थी। शाहनवाज़ कहने लगा, देखो भाई, बात असल में ये है कि कुछ लोग मुझ जैसे बेहया हुआ करते हैं, जो लम्हों में सदियों की मुसाफत तय कर लिया करते हैं। क्या ऐसे लोगों को बेहया कहते हैं? कामरान ने सवाल किया और शाहनवाज हंस पड़ा। फिर बोला, एक ही सवाल में चट कर दिया मुझे। मानता हूँ भाई, मानता हूँ। बहरहाल एक बात और कहूँ, ये जो अपने ताया जान है ना, यानी हाजी इलियास साहब, बड़े तकलीफ दे आदमी हैं। पता नहीं आपके साथ क्या सलूक रहा, लेकिन ये वो हैं जिनसे कर्नल साहब भी डरते हैं। क्यों? यार, बस हाथापाई पर उतर आते हैं। हदछट आदमी हैं और जबान छट भी। हैरत की बात है, मेरे साथ तो इनका ये रवैया कभी ऐसा नहीं रहा। ज़रूरत से ज़्यादा ही ख्याल कर गए होंगे। देख लेना, कभी-कभी आ जाते हैं यहाँ। जो हंगामा करते हैं वो देखने के काबिल होता है। कर्नल साहब ने पूरी फौज को कंट्रोल किया है, लेकिन हाजी इलियास साहब, बस खुदा इनको जिंदा सलामत रखे। आइए ज़रा ये अपनी कैमगा देख लीजिए। ओहो, मेरे लिए कैमगा का भी बंदोबस्त हो गया है। जी जी, तशरीफ लाइए। इमारत वैसे भी खूबसूरत थी और कर्नल साहब का ज़ौक़ का इजहार करती थी। ये कोठी बड़ी मोहब्बत से तामीर की गई थी और इसके एक हिस्से में, जो कोठी की दीवार से बिल्कुल अलग थलग हटकर था, इसी में कामरान के लिए बंदोबस्त किया गया था। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, जिसे आला दर्जे के फर्नीचर से आरास्ता किया गया था। ये आपकी अपनी आरामगाह है। ये? कामरान हैरत से बोला। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है शाहनवाज, मैं यहाँ मुलाजमत करने आया हूँ। अव्वल तो मुझे अपने लिए ऐसी जगह की तलाश करनी चाहिए जहाँ मैं अपनी औकात के मुताबिक गुजारा कर सकूँ। या फिर अगर तुम लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा इज्जत देना चाहते हो, तो खुदारा मुलाजिमों के किसी क्वार्टर में एक छोटी सी जगह दे दो। मैं वहाँ सुकून से रहूँगा। यहाँ मैं अजीब से एहसास का शिकार रहूँगा। देखो कामरान, अपने आप से आगाह रहना बहुत अच्छी बात है। हमें तुम अभी नहीं जानते। कम से कम इतना तो मौका दो कि तुम हमें समझ। अगर इसके बाद तुम ये महसूस करो कि हम इस मेयार के लोग नहीं हैं, जिस मेयार का बनने की कोशिश करते हैं, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। जब चाहो हमसे किनारा कुशी इख्तियार कर लेना, लेकिन अभी तो ऐसे कम से कम ना करो। ठीक है, मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कामरान ने कहा। तो फिर बस यहाँ आराम करो। वैसे तो एक बार फिर मैं तुमसे कहूँगा, तायाजान के हुक्म की तामील के लिए हाजिर हुआ था, लेकिन अब बात मेरी ज़ाती पसंद तक चली गई है। अगर कबूल करो तो मुझे अपने दोस्तों में शुमार कर लो, जैसा कि मैंने रेलवे स्टेशन पर पेशकश की थी। ये मेरी खुश नसीबी है शाहनवाज, इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ। बस, तो इस खुश नसीबी को कबूल कर लो यार। कामरान हंसकर खामोश हो गया। बहरहाल बड़ी अजीब सी कैफियत का शिकार था। चुनाचा वो वहां मुंतकिल हो गया और थोड़ी देर के बाद एक उम्र रसीदा शख्स वहां पहुंच गया। मेरा नाम रमज़ान अली है। शायद रमज़ान के महीने में पैदा हुआ था। सीधे साधे लोग पहले इसी तरह के नाम रख लिया करते थे। मैं मुलाजिम हूँ और मुझे हिदायत की गई है कि आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखूँ। बाहर होता हूँ, सारे इंतजामात यहाँ हैं। कोई ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे दिया करें। चाय लेकर आऊँ? कामरान कोई जवाब नहीं दे सका। ये तो एक जादू नगरी मालूम हो रही थी। इस जादू नगर में वो सोते जागते का किरदार बन गया था कि अलिफ लैला के अब्बुल हसन के जो वाक़यात पेश आए थे, कुछ इसी तरह की कहानी इसके साथ दोहराई जा रही थी। बहरहाल बात सिर्फ इतनी थी कि वो कहानी किताबों में पोशीदा थी और यहाँ सब कुछ नुमाया तौर पर हो रहा था। फिर सबसे अहम किरदार कर्नल गुलनवाज का था और सारी बातें हैरतों से पुर थीं। गुलनवाज तन्हा ही इस क़यामगाह तक पहुंचे थे और एक फ़ौजी की शिनाख्त मुश्किल नहीं होती। उम्र बेशक खासी थी, लेकिन जिस्मानी मौजूनियत और रख रखाव के अंदाज से साफ पता चल जाता था कि फ़ौजी हैं। कर्नल साहब ने भी ज़रा मुतहय्यराना अंदाज में कामरान को देखा था। तुम ही कामरान हो? जी सर, कामरान ने न्याज़बंदी से कहा। भाई खूब हो, यानी कमाल हो गया।
ये हाजी साहब को इतना सलीका कहाँ से पैदा हो गया? कामरान ने निगाहें उठाकर उन्हें देखा तो वो हंस पड़े और बोले, हाजी साहब तो बहुत रफ आदमी हैं, गाली गलौज के रसिया। तुम कहाँ से मिल गए भाई उन्हें? चलो खैर, मेरा नाम गुलनवाज है, फौज में रहा हूँ। मिजाज भी सब फौजी फौजी किस्म का हो गया है। अव्वल तो मेरा तुमसे वास्ता बहुत कम रहेगा, लेकिन रहेगा भी तो एक बात का ख्याल रखना कि मेरी ज़बान से अगर कोई गलत लफ्ज़ निकल जाए तो इसे अपनी याददाश्त में दर्ज ना करना। हाजी इलियास ही का कज़न हूँ, थोड़ा सा बुरा बोलने की आदत है, बर्दाश्त कर लेना। हाजी साहब ने मुलाजमत के लिए कहा है और साथ में ये भी हिदायत की है कि बच्चा मेरा अपना है, मुलाजिम मत समझना, वरना ऐसी तैसी करके रख दूंगा भाई। हम ऐसी तैसी करवाना नहीं चाहते। हम तो खैर तुम्हें मुलाजिम समझेंगे भी नहीं। हमारी मजाल, हमारी हिम्मत, लेकिन तुम खुद भी अपने आप को मुलाजिम मत समझना। फैक्ट्री है, वहाँ प्रोडक्शन कंट्रोलर की ज़रूरत है, फौजी काम होता है। और ये मत समझना कि फौजी वर्दियों की सिलाई या फौजी साजो सामान की फराहमी का ठेका हमें किसी की सिफारिश पर मिल गया है। कसम ले लो, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने सिर्फ हमारे ऊपर भरोसा किया है और ये सोचा है कि एक फ़ौजी ही फ़ौज की ज़रूरियात को समझ सकता है। इस तरह हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम ये है कि जितना ऑर्डर सप्लाई करना हो, इसकी सप्लाई के लिए वक्त, क्वालिटी और ईमानदारी का तयन फ़ौजी पैमाने पर ही करना होगा, वरना जाने-मन कोर्ट मार्शल हो जाएगा। क्या समझे? कामरान को इस जादू नगरी में एक और मोहब्बत के जादूगर का कुर्ब हासिल हुआ था। इसने न्याज़बंदी से गर्दन खम करके कहा, आप मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों में मुस्ताद पाएँगे जनाब। भाई, बात सुनो। देखो, मुझे जनाब, जनाब आली या सर कहना बुरा बेशक नहीं लगता, लेकिन इसमें अपनायत ज़रा कम हो जाती है। असल में हमारे हाजी साहब जो हैं ना, बड़े प्यारे हैं हमें। बहुत ही मासूम सी शख्सियत के मालिक हैं। लेकिन जब ये मासूमियत इनसे थोड़ी बहुत देर के लिए रुखसत हो जाती है, तो इस वक़्त समझ लो सामने वाले की शामत आ जाती है। हम मौका नहीं देते इन्हें कि इनकी मासूमियत इनसे रुखसत हो। खैर, कहने का मतलब ये है कि तुम मुझे अंकल कहोगे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यहाँ कोई तकलीफ़ मत उठाना। तुम्हारे सुपुर्द जो ज़िम्मेदारी कर दी गई है, बस उधर से ज़रा हमें मुतमईन कर देना। बाकी सब खैरियत है। घर तुम्हारा है, घरवाले तुम्हारे हैं, सबसे घुल-मिल कर रहो, कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। ओके? जी अंकल। वाह! फ़ौजी ही लगते हो पूरे। खैर, भेजा तो तुम्हें हाजी साहब ने है, लेकिन यकीन करो, तुम मेरी ज़ाती पसंद भी बन गए हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये रमज़ान बाबा जो है ना, बस यूँ समझ लो, हमारे घर की करीम हैं। हमने ये करीम तुम्हें दे दी है, याद करोगे? कामरान वाक़ई ये सोच रहा था कि पता नहीं ज़िंदगी में कभी कोई नेकी की थी, जिसके सिले में इतने अच्छे लोग मिल गए। खुदा करे, ये अच्छे ही रहें। जिस जगह इसके क़याम का बंदोबस्त किया गया था, वो कमाल की जगह थी। बड़ा सा बेडरूम, इसके अलावा 2 और कमरे। कोठी इंतहाई वसी थी। सदर गेट से लेकर पोर्च तक एक खूबसूरत रोश बनी हुई थी, जिसके दरमियान पक्की सड़क गाड़ी आने जाने के लिए थी और दोनों तरफ 12-12 फीट की लंबाई में बजरी बिछी हुई थी। बाएं तरफ एक वसीओ अरीज लॉन था। दाएं सिम्त भी पक्की जगह गालिबन पार्किंग के लिए थी। इसके इख्तिताम पर एक और इमारत थी, जिससे बहुत से क्वार्टर थे, जो कोठी के उकबी हिस्से में बने हुए थे। दरमियान में एक वसीओ अरीज इमारत थी, जो 6 मंजिला थी और ये मकीनों के रहने की जगह थी। माहौल में एक वकार था। अंदाज़ा ये हो रहा था कि बहुत बड़े लोग हैं। कर्नल साहब सिर्फ फौजी मुलाजिमत से ये सारे ऐशो इशरत के सामान नहीं बना सकते थे, बल्कि यकीनी तौर पर इसका एक बैकग्राउंड होगा। कामरान हाजी साहब का भी एहसानमंद था और कुदरत तो थी ही शुक्रगुजारी के काबिल, जिसने इसे सड़कों पर ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ा था और ऐन वक्त पर हाजी साहब ने उसे कातिल बनने से बचा लिया था। माजी को गहराइयों में दफन कर देना ही मुनासिब था। जो जा चुका था वो वापस नहीं आ सकता था। इसने अपना माजी कुदरत के रहमो करम पर छोड़ दिया। फिर रमज़ान बाबा चाय बनाकर ले आए। कहने लगे, बेटे, मैंने आपसे चाय के बारे में पूछा नहीं है। असल में इस दौर में चाय नौजवानों की बेहतरीन पसंद होती है। कुछ लोग कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर कॉफ़ी का मुखालिफ हूँ। माफ़ करना, आप जब कहोगे 1000 बार बना के लाऊंगा, लेकिन दिमाग दिमाग को खुश कर देती है। खैर, यहाँ मैं लोगों का तारुफ करा दूँ। ये मेरा और तुम्हारा ज़ाती मामला है। कर्नल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े फराख दिल के मालिक, सबका ख्याल रखते हैं। इनके किसी नौकर को उनसे कोई शिकायत नहीं होती। बेगम साहिबा ज़रा सख्त हैं और शाहनवाज मियाँ बाप की तस्वीर है। इसके अलावा सानिया बीबी हैं। बस यूँ समझ लो माँ की तस्वीर है और दूसरी फरखंदा बीबी हैं, जो बहुत खामोश फितरत हैं। गोया 2 बेटियाँ और 1 बेटा है कर्नल साहब का, कामरान ने कहा। हाँ बिल्कुल, रमज़ान बाबा ने कहा। कामरान ने एक गहरी सांस ली। माहौल बहुत अच्छा लग रहा था।
उम्मीद थी कि दिल लग जाएगा। माजी बहरहाल इतनी जल्दी भूलने की चीज़ नहीं होती, और माजी के जो गमनाक हादसे इसकी ज़िंदगी से चिपके हुए थे, वो अपनी नौइयत के बहुत मुख्तलिफ हादसे थे। उन्हें भूलने के लिए वक्त दरकार था। अंदाज़ा ये हो रहा था कि वो लोग इसे जल्द ही माजी से बेगाना कर देंगे। रात को उसे कोठी में तलब किया गया, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसे खाने के कमरे में बुलाया जा रहा है। जिस कमरे में ये सब लोग बैठे हुए थे, वो बहुत वसी था। कमरा क्या, बल्कि इसे पूरा हॉल कहा जा सकता था। कामरान एक लम्हे के लिए गड़बड़ा सा गया, लेकिन इसे तमाम निगाहों को मुस्कुराते हुए देखा। इस मुस्कुराहट में तज़ब्ज़ुब नहीं था, बल्कि इस्तकबाल था। शाहनवाज कहने लगा, जनाब कामरान साहब, आपकी गैर मौजूदगी में सबसे आपका तारुफ करा दिया गया है। बस इनका तारुफ ज़रूरी है। ये कहकर वो बाकी लोगों से तारुफ कराने लगा। बेगम साहिबा ने सिर्फ गर्दन खम की। सानिया ने निगाहें उठाकर देखा, और फरखुंदा ने खामोशी से इस पर निगाहें जमा दी। बहरहाल उसे खाने की पेशकश की गई, और पहली बार वो झिझकते हुए इन लोगों के साथ बैठ गया। इसके बारे में ये बता दिया गया था कि इसका कोई भी नहीं। गुलनवाज साहब ने कहा, बेटे, सबसे तुम्हारा तारुफ करा दिया गया है। आइंदा तुम्हारे मामलात में मुदाखलत नहीं की जाएगी। आराम से अपना काम करोगे और अपनी कामगाह में रहोगे। मतलब ये कि अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी अपनी होगी। इनमें से किसी शख्स की ज़रूरत तुम्हें पड़े, या तुम्हारी ज़रूरत इनमें से किसी को पड़े, तुम इनके साथ ताउन करोगे। ओके? जी, कामरान ने जवाब दिया। पूरी बात कहो। जी अंकल, और ये आंटी हैं। कर्नल साहब ने अपनी मिसेज की जानिब इशारा किया, और इनकी मिसेज के होंठों पर मसरूर मुस्कुराहट फैल गई। बहरहाल ये बड़ी दिलकश रात थी जो इसके खूबसूरत कमरे में गुजरी थी। कामरान को यूं लग रहा था जैसे इसकी पुश्त पर एक चौड़ी दीवार आ गई हो, और सर पर सायादार छत। बहुत बड़ा सहारा मिला था। जिंदगी गुजारने के लिए इसके अलावा और क्या चीज़ दरकार थी। बात सिर्फ इतनी थी कि जो जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी, वो खुश असलूबी से निभाई जाए। चुनाचा दूसरी सुबह उन्होंने तैयारियां की और फैक्ट्री चल पड़े, जिसके लिए इसे हिदायत कर दी गई थी। बहरहाल फैक्ट्री बहुत अजीम शान थी। कर्नल साहब की हिदायत वहां भी पहुंच गई थी, और वहां पर उसे बड़ी मोहब्बत के साथ खुश आमदीद कहा गया था। फैक्ट्री के मैनेजर ने और प्रोडक्शन मैनेजर ने इसे तमाम काम बताए। एक खूबसूरत कमरा उसे दिया गया, जहां एक मेज़ पड़ी हुई थी, एक सेक्रेटरी और एक चपरासी, ये सब कुछ मौजूद था। गर्ज ये कि तमाम तर सूरत हाल बड़ी सकून बख्श थी। वो पूरी मेहनत और लगन के साथ फैक्ट्री में काम सीखने लगा, और ज़िंदगी के शब व रोज़ बड़े पुरसकून अंदाज में शुरू हो गए। वो रात बादलों भरी रात थी, जब वहां एक अजीब सा हादसा पेश आया। आसमान पर जबरदस्त गड़गड़ाहट हो रही थी, बिजली चमक रही थी। बारिश का मौसम उसे शुरू ही से पसंद था। ये अलग बात है कि मुश्किलात ने कभी अपनी ज़ात को सुकून नहीं लेने दिया था, लेकिन बादलों भरी ये रात इसके लिए बड़ी हसीन थी। काले आसमान पर चमकती हुई बिजलियां जैसे उसे आवाज़ दे रही थीं। वो अपनी कैम्प से बाहर निकल आया और बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन अचानक ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। कोई दबे कदमों उसकी जानिब बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो पलटता, एक अचानक एक तेज नुस्वानी चीख इसके कानों से टकराई, और कोई छलांग लगाकर उसके कंधों पर सवार हो गया। ना जाने ये क्या था। एक लम्हे के लिए कामरान के रोंगटे खड़े हो गए। चीते जैसी चिंगाड़ दोबारा इसके कानों में उभरी, और उसे लगा जैसे कानों के पर्दे फट गए हों। इसके साथ ही गर्दन पर तेज चुभन का एहसास हुआ। इससे चिमट जाने वाले वजूद ने शायद नाखूनों से इसकी गर्दन पर खराश डाल दी थी। कामरान के हवास साथ छोड़ते जा रहे थे। काली रातों की होलनाक चुड़ैलों का तस्वुर इसके जहन में जाग उठा था। बारिश की इन वीरान रातों में अक्सर अरवाह खबीसा गर्दिश करने निकल खड़ी होती हैं। ये कहानी इसने बचपन में सुनी थी। इस वक्त यही ख्याल इसके जहन में जागा था। इसने इस खूनी चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो इसके चेहरे पर कुछ और गुलकारी कर चुकी थी। आखिरकार कामरान ने अपनी पूरी जिस्मानी कुव्वत से काम लेकर उसे कंधे पर से उलटकर जमीन पर दे मारा। लेकिन इस वक्त इसका खौफ कुछ और बढ़ गया, जब चुड़ैल जमीन पर गिरने की बजाय कई कलाबाजियां खाकर फिर सीधी हो गई। इसके साथ ही इसने लगातार कई चिंगाड़े मारी। इसके हलक से निकलने वाली आवाजें बेहद खौफनाक थीं। वो पे कामरान पर हमलावर हुई, लेकिन कामरान ने इसका वार खाली जाने दिया। अचानक कोठी में रोशनी होने लगी। कमरों के दरवाजे खुलने की आवाजें उभरी, फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें। लेकिन कामरान बर्क किसी रफ्तार तेजी से लड़की के वार खाली जाने दे रहा था। इसके चेहरे पर कई जगह जख्म और गर्दन में सोजिश हो रही थी। तभी कर्नल गुलनवाज, शाहनवाज और कुछ मुलाजिम टॉर्चें लिए बाहर निकल आए।
कर्नल ने राइफल थामी हुई थी। इनकी आवाजें उभर आईं। खबरदार, गोली मार दूंगा। इसके साथ ही टॉर्चों की रोशनियां गर्दिश करने लगी। रोशनी होते ही हमलावर चुड़ैल ने दोनों हाथ आंखों पर रखकर चीख मारी और इसके बाद वो एक लंबी छलांग लगाकर कोठी के पुराने हिस्से की तरफ भागी। कर्नल और शाहनवाज कामरान के करीब पहुंच गए थे। कर्नल के मुंह से हैरानी से अंदाज में निकला, अरे कामरान, तुम? ओह ओह! शाहनवाज जल्दी से कामरान के करीब आ गया। मैंने कामरान के चेहरे पर हल्की लगी हुई खराशें और एक दो जगह से बहता हुआ खून टॉर्च की रोशनी में देखा। शाहनवाज जल्दी से कामरान के करीब आ गया। उसने कामरान के चेहरे पर लगी हुई खराशें और एक दो जगह से बहता हुआ खून टॉर्च की रोशनी में देखा और उसके हलक से गुर्राहट निकली। तूर खान! डैडी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये आदमी बिल्कुल नकारा है। आप वहाँ किसी और की ड्यूटी लगाइए। देखिए तो कामरान किस कदर जख्मी हो गए हैं। अंदर चलो, अंदर चलो, और तुम जरा जाकर तूर खान को देखो। पुराने हिस्से का दरवाजा बाहर से बंद कर दो। बुलाकर लाओ इस कुत्ते को। कर्नल साहब ये कहकर कामरान का बाजू पकड़कर उसे अंदर लेकर चले गए। कामरान ने आहिस्ता से कहा, आप तकलीफ ना करें सर, मैं ठीक हूँ। दो चार खराशें आ गई हैं, मामूली सी, साफ कर लूंगा। आ जाइए अंदर, कर्नल साहब ने तंजिया से अंदाज में कहा। कुछ देर के बाद वो उसे अपने कमरे में ले गए। शाहनवाज भागकर फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाया। निशानात बेशक थे, लेकिन ना तो कोई गहरी खराश थी और ना कोई ऐसा जख्म जो परेशान करता। चुनाचा सफाई वगैरह करके मेडिकेटेड टेप चिपका दिए गए। लेकिन कामरान को सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर थी कि इन लोगों में से किसी ने इस खूनी चुड़ैल पर कोई तबसरा नहीं किया था। फरागत हासिल करने के बाद कामरान ने कहा, सर आपका हुक्म हो तो मैं जाऊं? मुझे अफसोस है कि आप लोगों को परेशानी हुई। जाओ, तुम आराम करो। रात वाकई ज्यादा हो चुकी है। शाहनवाज, तुम इन्हें छोड़ कर आओगे। शाहनवाज कामरान के साथ इसकी क्यामगाह तक आया। वो बिल्कुल खामोश था और कामरान को हैरत थी कि आखिर इन लोगों ने इस चुड़ैल के बारे में जबान क्यों बंद कर रखी है। शाहनवाज जो बहुत ही अच्छा साथी था और अब तक इसका रवैया बहुत ही मोहब्बत भरा था, न जाने क्यों इस तफसील से गुरेज कर रहा था। कामरान ने भी यही सोचा कि अगर ये लोग इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे तो ठीक है, वरना अपने तजस्सुस को अपने तौर पर रफा कर लेगा। जहन में ये ख्याल जरूर उभरा था। पहले तो बारिश की रातों में निकल आने वाली चुड़ैल का ख्याल आया, लेकिन अब ये सारी कहानी समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल अपने कमरे में आ गया और फिर सोच में डूबा हुआ ही था कि न जाने कहाँ से कॉफी की सौंधी सौंधी खुशबू उभरी और वो चौंक कर नथने सुकेड़ने लगा। इसी वक्त दरवाजे में रमजान बाबा नजर आया। बूढ़े रमजान बाबा के हाथों में एक ट्रे थी जिसमें रखे हुए कॉफी दान से धुएं की एक पतली लकीर बुलंद हो रही थी। कामरान चौंक कर उठ बैठा। अरे रमजान बाबा, ये तो सीधी सी बात है साहब जी कि आप बिस्तर पर कितनी ही देर लेट जाएं, नींद नहीं आएगी आपको। मैंने सोचा कि इस जिद्दोजहद के बाद कॉफ़ी आपके लिए मौजू तरीन रहेगी। वैसे भी बारिश से कुछ ठंडक हो गई है। वैसे एक बात आपसे कहूँ रमजान बाबा, इस घर, इस कोठी या इस हवेली के हर फर्द के लिए दिल में खौफ खुदा है। इतने अच्छे लोग इस दौर में कम ही नजर आते हैं। मैं तो सिर्फ इसे अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि एक ऐसी जगह आ गया। यहाँ मौजूद हर शख्स का रवैया मेरे साथ इतना अच्छा है कि शायद मैं मरकर भी इनके एहसानात का सिला न दे सकूं। लेकिन रमजान बाबा, आपके अंदर जो मोहब्बत की एक अजीब सी झलक है, हकीकत यह है कि मैं इस सब का सबसे बड़ा एहसानमंद हूँ। रमजान बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गर्दन झुकाकर कॉफी बनाने में लगे और फिर उन्होंने कॉफी की प्याली कामरान के सामने रख दी। कभी कभी कामरान को यह महसूस होता था कि जब भी कभी वो रमजान बाबा से बहुत ज्यादा ममनूनियत या मोहब्बत का इजहार करता है तो रमजान बाबा के चेहरे पर अफसुर्दगी फैल जाती है। ये बात अभी तक कामरान की समझ में नहीं आ सकी थी, लेकिन इसके दिल में तजस्सुस जरूर था और इसने सोचा था कि कभी रमजान बाबा से इस बारे में तफसीली गुफ्तगू करेगा। इस वक्त भी कॉफी के घूंट लेते हुए जब इसका जहन इंतहाई तौर पर मुंतशिर हो था, इसने रमजान बाबा की इस उदासी पर गौर किया और बोल ही पड़ा, बाबा साहब, आप जिस मोहब्बत से मेरे लिए कॉफी बनाकर लाए हैं, मैं इसके लिए आपका दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ। नहीं साहब जी, ये तो मेरी ड्यूटी है, रमजान बाबा ने कहा। बिल्कुल नहीं, आपकी ड्यूटी वो होती है जो कर्नल साहब आपको हुक्म दें या शाहनवाज दें या मैं आपसे कोई फरमाइश करूं। मोहब्बत का वो जज्बा जो आपके दिल में इस तरह से परवान चढ़ रहा है और आप जिस अंदाज में मेरे साथ पेश आते हैं, मैं इसके लिए आपका दिली शुक्रगुजार हूँ। मेहरबानी है साहब आपकी, बड़े दिल वाले हैं और अच्छा खून गर्दिश कर रहा है आपकी रगों में, जो इस अंदाज में गरीब लोगों के बारे में सोच लिया करते हैं। वरना साहब, छोटे ज़र्फ के लोग भला ऐसी बातों पर कहाँ गौर करते हैं। वो तो सिर्फ ये जानते हैं कि सामने वाला इनका गुलाम है और काम करने की मशीन है। मशीन का स्विच दबना चाहिए, बस वो जैसे भी चल पड़े। बाबा साहब,
मैं इन लोगों में से नहीं हूँ, कामरान ने जल्दी से कहा। मैं जानता हूँ साहब जी। बाबा साहब, एक सवाल कर सकता हूँ आपसे? जी पूछिए। आज की रात मेरे लिए बड़ी उलझन की रात है। मैं हैरान हूँ कि आपने मेरे चेहरे पर चिपके हुए इन टेपों के बारे में कुछ नहीं पूछा। नहीं साहब जी, इसमें हैरानी की बात नहीं है। जो कुछ हुआ है मैं भी देख चुका हूँ। मेरी भी आंख खुल गई थी इसकी वहशियाना चीखों से। आपने उसे देखा था? जी साहब, इस वक्त देखा था जब बड़े साहब और छोटे साहब वगैरह आ चुके थे, वरना मैं खुद आपकी मदद के लिए दौड़ता। बात यह है साहब कि बाज़ औक़ात हद से आगे बढ़कर कोई काम करना भी अपनी जान के लिए अज़ाब बन जाता है। मैं समझा नहीं। मतलब ये है साहब, अगर हम आपकी मदद के लिए पहले से दौड़ भी जाते, तो बुरा भला ही सुनना पड़ता हमें। वो क्यों? बस साहब जी, उसके करीब जाने की इजाज़त नहीं है। किसके? कामरान ने सवाल किया। रमज़ान चौंक कर उसे देखने लगा, फिर बोला, जिसने आपके चेहरे पर निशान लगाए हैं। जानते हैं आप इसे रमज़ान बाबा? हाँ जी, क्यों नहीं जानते? मैं तो ये समझा था कि वो बारिश की रातें भटक कर इधर आ जाने वाली कोई बदरूह है। आप यकीन करें बाबा, मैं यही समझा था। लेकिन बाद में जब कर्नल साहब और शाहनवाज वहाँ आए और उन्होंने डांट डपट शुरू की, तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो यहीं रहने वाली कोई शख्सियत है। किसी ने हमें बताया तो नहीं है, मगर सबिता इसका नाम है, और इसके साथ जो इसका बूढ़ा बाबा रहता है, इसका नाम गर्शक है। दूसरे लोगों की ज़बानी ये बात मेरे कानों तक पहुंची थी। बल्कि तुम्हें बताएं कि एक बार तुर खान ने बताया था। हाँ, ये तुर खान कौन है? साहब जी, वहाँ पर निगरानी करता है इन लोगों की, और इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। बड़े साहब ने इसकी ड्यूटी इन लोगों पर ही लगा रखी है। वो उधर रहते हैं पुरानी हवेली में? जी साहब। मगर वो लोग हैं कौन? क्या लड़की पागल है? मैंने उसे गौर से देखा ही नहीं। आप इसे गौर से ज़रूर देखें। साहब, पता नहीं बेचारी कौन है। क्या कर्नल साहब की कोई रिश्तेदार? नहीं साहब, रिश्तेदार तो नहीं। आप पूरे एतमाद के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि हमें 18 साल हो गए इस घर में रहते हुए। नौकरी की तो क्या ही कहें। तनख्वाह भी मिलती है, खाना कपड़ा भी मिलता है, पर मालिकान इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कभी ये एहसास होने नहीं दिया कि हम नौकर हैं। ठीक, तो तूर खान वहीं रहता है? हाँ, इन्हीं लोगों की निगरानी करता है। असल में साहब जी, जब बारिश होती है ना, तो आउट हो जाती है। गर्शक को भी हमने बारिश में कई बार भीगते और अजीबोगरीब हरकतें करते देखा। कभी वो सीने पर दोनों हाथ बांधकर घुटनों के बल बैठ जाता है, कभी योगा का आसन जमा लेता, कभी 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 उस पर वहशत के दौरे पड़ते हैं। तुम कह रहे थे कि वो रिश्तेदार नहीं है? वही बता रहे थे साहब जी। 18 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। जितने अंदर बाहर के रिश्तेदार हैं, सभी से हमारी वाकफियत है, यहाँ तक कि दोस्तों से भी है। ये कोई 6-7 साल पुरानी बात है, या हो सकता है इससे कुछ कम अरसा हुआ हो। साहब किसी मिशन पर गए हुए थे। आपको ये तो मालूम है कि साहब फौज के किसी ऐसे खुफिया महकमे में थे जिसका नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन बड़ी अहमियत होती है उसकी। मिलिट्री इंटेलिजेंस, कामरान ने कहा। पता नहीं साहब। बहरहाल, इसके बाद साहब रिटायर हो गए, और जब वो रिटायरमेंट लेकर घर वापस आए तो ये दोनों इसके साथ थे। क्या नाम बताया तुमने इन दोनों का रमजान बाबा? गर्शक और सबिता। फिर? बस, उन्होंने दोनों को पुरानी कोठी में पहुंचा दिया। वहीं पर इनके लिए सारे इंतजामात कर दिए गए थे। साहब, एक बात और भी आपको बताएं? आप यकीन करें, जिस शक्ल सूरत के वो आदमी थे, आज तक वैसे ही हैं। हालांकि अच्छे खासे साल गुजर चुके हैं, मगर लड़की पर ये दौरे पड़ते हैं। हाँ जी, बारिश में। ऐसे बहुत से अमराज होते हैं जो किसी मखसूस मौसम में उभर आते हैं, मगर हर मर्ज का इलाज किया जाता है। कर्नल साहब वैसे भी साहिब हैसियत आदमी मालूम होते हैं। इलाज क्यों नहीं कराया इस लड़की का? हमसे ये बात ना पूछें साहब जी। हम बेचारे क्या जवाब दे सकते हैं? पर बात यह है, वो ये कि साहब जी ने एक एक को मना कर दिया है कि लड़की के चक्कर में ना पड़े। बस तुर खान को हिदायत की है कि वो इनकी निगरानी करे। गुड। फिर तो बड़े पुरस्कार किरदार हैं ये दोनों। ये तक नहीं पता चल सका कि कर्नल साहब उन्हें कहाँ से लेकर आए हैं। नहीं साहब, आप यकीन करें, नहीं पता चला। काफी देर की बातें होती रहीं। अचानक ही कामरान ने एक अजीब सवाल कर डाला। रमजान बाबा, एक बात पूछूं आपसे? पूछिए साहब। हमने कॉफी पिलाकर आपको जगाया है। आपको जब तक नींद ना आए, आपकी इजाजत हो तो यहाँ बैठे रहें। आप आराम से बैठें, मुझे वाकई नींद नहीं आ रही। ये जो नाखूनों के निशानात लगे हैं इसके, इनमें जलन तो नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं, बहुत मामूली सी खराशें हैं। निशान न रह जाए कहीं। माशाल्लाह, बड़ा बेदाग चेहरा है आपका। अब जो होना है वो तो होकर ही रहता है रमजान बाबा। किसे मालूम था कि मैं इस तरह हादसे का शिकार हो जाऊंगा? ज्यादा से ज्यादा लड़की क्या करती?
कुछ नहीं करती, नोचती खसूटती और इसके बाद बेहोश होकर नीचे गिर जाती। वो वक्त नहीं आया था जब वो बेहोश होती। अच्छा, इसका मतलब है कि वो और भी कई बार ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। हाँ साहब जी, एक मरतबा मेहमान आए थे। इनमें एक साहब थे। लड़की ने उन्हें नाखूनों और दांतों से काफ़ी ज़ख्मी कर दिया था। मरने मारने पर तुल गए थे और आखिर तक ये कहते रहे थे कि लड़की को इनके हवाले कर दिया जाए। वो इस पागल कुतिया को छोड़ेंगे नहीं। तब कर्नल साहब ने खड़े-खड़े उन्हें बाहर निकाल दिया। इनकी बातें ही ऐसी थीं कि कर्नल साहब को भी गुस्सा आ गया। एक बात आपको बताएँ और? हाँ, बताओ। कामरान को वाक़ई इन अनोखे किरदारों से दिलचस्पी महसूस हो रही थी। साहब जी, बड़े साहब इन दोनों के सिलसिले में बड़े जज़्बाती हैं। जिनके रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि बाप-बेटी हैं, दादा-पोती हैं, क्या हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बड़ी अजीब-सी बात है, कर्नल साहब उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचने देना चाहते। खैर, कर्नल साहब तो वैसे भी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं जो आपसे सवाल कर रहा था रमज़ान बाबा, वो तो अधूरा ही रह गया। हम तो आपकी हर बात के जवाब देने के पाबंद हैं। नहीं रमज़ान बाबा, नहीं। अगर ऐसा है तो रहने दीजिए, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करता। नहीं साहब जी, अगर आप खामोश रहेंगे तो हमारी ज़हनी खलिश बढ़ती रहेगी। ना जाने क्या पूछना चाहते थे आप हमसे? मैं ये पूछना चाहता था कि 18 साल से आप यहाँ हैं? हाँ जी, कुछ दिन आगे पीछे ही हो गए होंगे। इससे पहले कहाँ थे? कामरान ने सवाल किया तो रमज़ान बाबा ने चौंक कर उसे देखा और देर तक देखते रहे। कामरान इसकी निगाहों का मफ़हूम पढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र थे। वो गारमेंट फैक्ट्री थी। बीवी मर चुकी थी। एक बेटा था, जिसके लिए मरते वक्त वो कह गई थी कि रमज़ान, उसे कभी कोई तकलीफ़ ना होने देना। साहब जी, हमने उसे कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। पाला-पोसा, बड़ा किया, जवान किया। फिर इसने अपने कॉलेज की एक लड़की से शादी कर ली। हैरत होगी आपको साहब जी, बड़े बाप की बेटी थी। हमारे बेटे ने उसके सामने हमें अपना बाप नहीं कहा। इसने यही बताया कि वो बिन माँ का बच्चा है। लड़की उसे पसंद करती थी। दौलतमंद आदमी ने उसे दामाद के तौर पर कबूल कर लिया। एक दफ़ा हमसे मुलाकात हुई तो इसकी तो कहने लगा कि पुराने वक्तों का मुलाजिम है, बाप दादा के दौर का। हमारे सामने इसे ये बात कही। हम तो दिल पकड़ कर रह गए साहब। दिल तो चाहा कि जूता उतारकर इतने बरसाएं कि सर पर एक भी बाल ना रहे, पर घर वाली का कहना याद आ गया। बस साहब जी, वो शहर को छोड़कर चले आए। भला इसके बाद क्या दिल लगना था हमारा। दर बदर फिरते रहे। आखिरकार कर्नल साहब के यहाँ नौकरी कर ली। इस वक्त से इनकी खिदमत कर रहे हैं। कामरान को इसकी कहानी पर बहुत दुख हुआ। हाँ, ज़माना ही इतना ख़राब हो गया है। किसी भी, कहीं भी, कोई भी अलमनाक कहानी वजूद में आ सकती है। कामरान तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब सो गया। दूसरी सुबह जागा तो शाहनवाज उसके पास बैठा हुआ था और इसकी तरफ देख रहा था। कामरान जल्दी से उठ गया। अरे शाहनवाज तुम? हाँ यार, रात भर सुकून से नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना हो गई हो। मेरा मतलब है बुखार बुखार वगैरह। कमाल है यार, तुम लोगों ने इतनी सी बात को इतनी अहमियत दे दी। मामूली सी खराशें हैं, लेकिन आया मज़ा। नींद नहीं आ रही थी। बारिशें भीगना बचपन ही से पसंद है। बाहर निकला और फिर जब वो मेरे कंधों पर सवार हुई तो मैं यही समझा था कि मियाँ आज किसी चुड़ैल के चंगल में फंस गए हैं। देखा है उसे दिन में कभी? पता भी नहीं था उसके बारे में। कामरान ने जवाब दिया, सबिता है उसका नाम। हाँ, ये रात को ही पता चला। पुरानी कोठी में रहती है। उसके साथ उसका एक साथी गर्शक भी है। मुझे अंदाजा है। कभी इसके नकूश देखो, बल्कि ऐसा करना, बारिश खत्म हो चुकी है। अब वो बिल्कुल बेज़र है। हाँ, अगर कभी बारिश हो, बिजली चमक रही हो, तो उसके साए से भी गुरेज करना। दिन की रोशनी में उसे देखो। क्यों, कोई खास बात है? यार, रंग सांवला है, चेहरे के नकूश में भी कोई जाज़ियत नहीं है। लेकिन जो-जो उसे गौर से देखते रहोगे, तुम्हें अपने खो जाने का एहसास होगा। ऐसी ही अनोखी शख्सियत की मालिक है। वो इतनी दिलकश है कि दिलो-दिमाग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। खुदा खैर करे। तुम तो खैरियत से हो ना? अब खैरियत से हूँ, क्योंकि वालिद साहब किबला ने बड़े खुशू व खुज़ू के साथ बहन कहलवा दिया है इसे। मतलब? आई थी तब भी इतनी ही बड़ी थी, जबकि हम छोटे थे। इसे देखा, इन दिनों हर खूबसूरत लड़की को देखकर दिल पकड़ कर रह जाते थे। लेकिन इसे देखकर सचमुच दिल ही पकड़ना पड़ा। वही थोड़ी देर तक निगाह जमाने के बाद ये एहसास होता है। तुम यकीन करो, बड़ी अजीबो-गरीब शख्सियत है। किस्सा क्या था? बस, कोई किस्सा नहीं था। डैडी ने बताया ही नहीं। इन दोनों के बारे में कुछ बड़े पुरस्कार किरदार हैं। एक दूसरे में मगन रहते हैं। डैडी खुद भी इन्हें किसी से मिलने नहीं देते। वाकई सनसनीखेज बात है। बारिश की रातों में वो जुनूनी हो जाती है। किसी डॉक्टर को दिखाया? बिल्कुल नहीं। इस सिलसिले में भी डैडी का रवैया बेहद पुरस्कार है। हालांकि मम्मी ने, सानिया और फरखंदा ने कितनी ही बार कहा था
कि इसका इलाज कराया जा सकता है, चाहे इसे इलाज के लिए अमेरिका क्यों ना भेजना पड़े। मगर डैडी ने एक अजीब सी हंसी के साथ हमेशा इस बात को टाल दिया। और वजह कुछ नहीं बताई? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो मसला ये था कि जब हमने इसे देखा तो पूरी संजीदगी से दिल पकड़ कर रह गए। घर में बाहर आई थी, चमन चमन हो गए। 2-3 बार वो बाहर निकली और हम इसकी पजीराई के लिए खींच गए, लेकिन पत्थर की बनी हुई मालूम होती थी। यानी वही बात हुई कि आपकी ऐसी की तैसी, ऐसे बहरे तो नहीं। हम सुनाए हाले दिल और आप फरमाएं कि क्या। खातून को तो क्या कहना भी नहीं आता, बस पथराई हुई बैठी रही और उसके बाद उठकर चली गई। काफी दिन तक ट्राई करते रहे। फिर एक दिन वालिद साहब ने संजीदगी के साथ अपने कमरे में तलब कर लिया और बोले, सबिता से मुतासिर हो? होशो हवास दुरुस्त हो गए थे। इस सवाल पर हमारे पागलों की तरह उनकी सूरत देखते रह गए। तब उन्होंने कहा, इसके बाद इसकी जानिब मुतवज्जा ना होना। वो एक ऐसा अनोखा किरदार है कि आज तक मैं भी उसके लिए परेशान हूँ और सोचता हूँ कि इन दोनों की वजह से हमारे घर पर कोई मुसीबत नाजिल ना हो जाए, समझे? जी डैडी, मैंने जवाब दिया, लेकिन ये दिल जो है ना, वो पागल और दीवाना कहलाता है। कुछ ऐसी आंखों को भाई थी कि वो के फिर पहुंच गया छुपकर। वालिद साहब ने दूसरी वार्निंग दी और तीसरी वार्निंग देने की बजाय एक बार इस वक्त पकड़ लिया, जब वो पाए बाग में एक दरख्त के नीचे खामोश बैठी हुई थी और हम चोरी चोरी उसे दूर से देख रहे थे। आह, वो लम्हात कितने सबर आजमा थे, जब वालिद साहब ने हमारे गिरबान पर पहली बार हाथ डाला और कहने लगे, जवानी बेशक दीवानी होती है, लेकिन इतनी दीवानी नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप की कोई इज्जत ही दिल में ना हो। क्या समझे? समझ गए, हमने जल्दी से कहा। नहीं, लातों की भूत बातों से नहीं समझते, कर्नल साहब ने कहा, और हमारे औसान खता हो गए। फौजी आदमी थे, अगर सचमुच लातों पर उतर आते तो हम बातों के काबिल भी ना रहते। कहने लगे, 2 बहनें हैं तुम्हारी? जी, हमने डरते हुए कहा। 3 तस्वुर करो। तीसरी, हमने हिकलाकर कहा। सबिता, उन्होंने कहा, और हमारा दिल खून खून हो गया। वो बोले, अपनी जबान से मेरे सामने इतराफ करो इस बात का कि सबिता तुम्हारी बहन है। बड़ी मुश्किल से हमारे मुंह से वो अल्फाज निकले थे जो वालिद साहब ने फरमाए थे, लेकिन बहरहाल दिल तो पाकिस्तानी है। जब कह दिया जबान से तो फिर कह दिया। बस वो दिन है और आज का दिन है। बहन नहीं है, मगर भाई की निगाह से देखते हैं उसे। मगर शाहनवाज, मसला क्या है? बखुदा लाख पूछने के बाद भी वालिद साहब किबला ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। पता नहीं क्या राज है। वैसे नकूच भी इस कदर मुख्तलिफ हैं कि नहीं सोचा जा सकता कि वो वालिद साहब की फौजी ज़िंदगी का कोई वाक़या है। और फिर सच बताऊं तुम्हें कामरान, ये अब्बा हुजूर जो है ना, हमारे बस बड़े दीनदार किस्म के फौजी रहे हैं। चलो हम तो इनकी औलाद हैं, बहुत बड़ा ख़ानदान है हमारा। एक भी शख्स ऐसा नहीं निकला जो ये बता दे कि कर्नल गुलनवाज के किरदार में कोई खोट है। सच्चे खरे मुसलमान हैं। महाज जंग पर एक वक्त की नमाज कदा नहीं की कभी। अब भी यही कैफियत है, हालांकि रिटायरमेंट के बाद कुछ मुहिमात पर जा चुके हैं। मुहिम जो दोस्तों की कई टीमें हैं, बहुत से नवादरात भी लाए हैं जो उन्होंने अपने तहखाने में सजा कर रखे हैं। इतनी तफसीलात मालूम हो गई थी शाहनवाज से, इसमें कोई शक नहीं कि सबिता और दर्शक का किरदार कामरान की निगाहों में बहुत ज़्यादा पुरस्कार हो गया था। अक्सर कभी कभी वो इस खिड़की के पास जा बैठता जिसका रुख इस पुरानी कोठी की जानिब था जहां इन दोनों का क्याम था। इसने तूर खान को भी देखा था। खासा सख्तगीर मालूम होता था। उसे पता चला था कि इस रात के वाक़े के सिलसिले में तूर खान पर ज़बरदस्त डांट डपट हुई थी और इसने बड़ी माफ़िया वगैरह मांगकर ये कहा था कि आइंदा ऐसी कोई बात ना होगी। इस दौरान एक बार भी गशक और सबिता बाहर नहीं निकले थे। अलबत्ता रमज़ान बाबा ने बताया था, वो अंदर ही अंदर अपनी दुनिया आबाद किए हुए होते हैं। बस जब बारिश होती है तो बाहर निकल आते हैं। पता नहीं बारिश से इन दोनों का क्या ताल्लुक है। कामरान ने अपनी उलझनों पर लानत भेज दी। जाहिर है इतने अच्छे घर में वो कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहता था जो उसके लिए जिल्लत का बाइस बन जाए। कर्नल गुल नवाज का नज़रिया वो जान ही चुका था। अपने बेटे तक को उन्होंने सबिता की जानिब रुख करने से मना किया था। ऐसी कैफियत में खुद इसकी जानिब माइल होना गैर मुनासिब था। लेकिन वही इंसानी फितरत का तजस्सुस। अब जबकि सुकून की छाँव मिली थी और कर्नल गुलनवाज के घर में इसे इज्जत और तौकीर के साथ अच्छा खाना और अच्छा पीना मिला था, तो इसकी शख्सियत काफ़ी निखरती जा रही थी। पहले ही गुलो गुलजार था, अब और भी बदन भर गया था और चेहरे पर खून की रवानी तेज हो गई थी। आंखें तो वैसे ही बड़ी खूबसूरत थीं, अक्सर लोग इसकी तारीफ किया करते थे, लेकिन अब अच्छे लिबास ने शख्सियत में और चार चांद लगा दिए थे। उधर फैक्ट्री का माहौल भी इसके हक में बहुत बेहतर था। सारी तफसीलात तो नहीं मालूम हो सकी थी, ना ही उसने कर्नल गुलनवाज के ज़ाती मामलात में दखल देने की कोशिश की थी। कर्नल गुलनवाज ने तो उसके लिए फैक्ट्री में भी बेहतरीन माहौल पैदा कर दिया था, लेकिन रहमान अली जो फैक्ट्री के मैनेजर थे, बज़ात खुद नफ्स बहुत नफीस तबीयत के मालिक थे और अब उन्होंने इस पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।